हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म फॉर कैट हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज इस लेक्चर में हम फंक्शन का पार्ट 2 को देखेंगे। इससे पहले वाला अगर आपने पार्ट देखा नहीं, जो कल अपलोड हो चुका था, उसे एक बार प्लीज देख लीजिए। उसमें मैंने काफी सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन किए। आज के इस लेक्चर में हम IIT जेईई में 2023 में आए हुए जनवरी प्लस अप्रैल शिफ्ट के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम थी उन्हें हम सॉल्व करने वाले। और पिछले लेक्चर में मैंने काफी प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराई थी, एक बार प्लीज उन लेक्चर को जाके देख लीजिए। और आज के इस लेक्चर में हम इसे स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। और सबसे पहले टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और प्लीज कोई भी डाउट आता है तो प्लीज पूछिए। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आपकी स्क्रीन के सामने जो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, फंक्शन का क्वेश्चन है, उसे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जस्ट सी द अप्रोच ऑफ मी ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। Still, if you have any kind of a doubt, ask me in the telegram. Feel free to ask. Okay, चलिए क्वेश्चन मैं आपके सामने एक बार रीड कर लेता हूँ। 6 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, 2023 का ही क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। बोला है कि 5 टाइम एफ एक्स 4 टाइम एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू समथिंग लाइक 1 बाई एक्स प्लस 3। और एक्स बोला है ग्रेटर देन 0 है, और आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। यानी कि ये क्वेश्चन आपका फंक्शन और इंटीग्रेशन का एक मिक्सचर क्वेश्चन है। दोनों इंटीग्रेशन के भी कंसेप्ट आने चाहिए और फंक्शन के भी आने चाहिए। देन एंड देन ओनली यू आर एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जिस बच्चे ने इसे प्रीवियस वाला लेक्चर देख लिया होगा, आई होप उसे देखते ही क्वेश्चन समझ आ गया होगा, गारंटी है। क्योंकि इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में भी हमने इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन किया था। अगर आपको एक बार वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज एक बार उसे जाके देख लीजिए, ताकि आपको इस प्रॉब्लम को देखते ही सॉल्व आप इसे कर दो। मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछले वाले लेक्चर में भी, आपको अगर याद होगा, यहाँ पे जैसे दिखाया गिवन है आपको 5 टाइम एफ एक्स प्लस 4 टाइम एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, आपके पास क्या दिया है, 1 बाई एक्स प्लस 3 के बराबर दिया है। इट इज गिवन टू यू। ओके, नाउ लेट मी पुट इट एज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसे मैं क्या रख लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब मेरे को बोला है कि भाई ये x और 1 अपॉन x में कुछ रिलेशन मुझे पता है। इफ आई विल जस्ट रिप्लेस x विद 1 बाई एक्स, लेट अस सपोज दैट इफ आई विल रिप्लेस x विद 1 बाई एक्स, देन व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन। फिर मेरे पास क्या होने वाला है, कैसे पता लगा 1 को 1 बाई एक्स से रिप्लेस करना है, क्योंकि यहाँ पे जो x दिया था ये 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स है। तो मेरे को कहीं ना कहीं रिलेशन पता लग रहा है कि अगर मैं x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ और एक नई इक्वेशन फॉर्म कर लेता हूँ, तो देखते हैं वो इक्वेशन क्या आती है। क्योंकि क्योंकि अल्टीमेटली आई हैव टू फाइंड दिस एफ एक्स ना, मेरे को फंक्शन निकालना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक द इंटीग्रेशन। अगर मेरे को इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो मेरे को फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो जो मेरी इक्वेशन आने वाली है वो कैसी आएगी, 5 टाइम 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 4 टाइम, सिंपल बात है, 4 टाइम एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपली एक्स प्लस 3 आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, 1 अपॉन एक्स को जस्ट एक्स से रिप्लेस किया। नाउ आई मस्ट हैव टू एलिमिनेट एफ ऑफ 1 बाई एक्स, क्योंकि वो यूजलेस है। मेरे को सिर्फ एफ एक्स की वैल्यू चाहिए। मेरे को सिर्फ क्या चाहिए होगी, एफ एक्स की वैल्यू चाहिए होगी। तो अगर मैं फर्स्ट वाली, अब मेरे को कोई ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं फर्स्ट वाली को मल्टीप्लाई करूं, जिससे मैं सेकंड वाली को मल्टीप्लाई करूं, और अल्टीमेटली मेरे कुछ फैक्टर कैंसल आउट होके मेरे को इससे ये कैंसल आउट करना है अल्टीमेटली। तो मेरे को 4 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का, और 5 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का। तो मैं क्या करता हूँ आपके सामने, मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं 5 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ किसके साथ, मैं 5 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ किसके साथ, फर्स्ट वाली इक्वेशन के साथ। ठीक है, और फिर क्या कर लेता हूं, मैं माइनस कर लेता हूं 4 की किसके साथ, सेकंड वाले इक्वेशन के साथ। अब मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि 5 4 जा 20 और 5 4 जा फिर से 20, तो कहीं ना कहीं वो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो जल्दी से प्रोसीड करते हैं, और ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप भी आसानी से कर पा रहे होंगे। तो 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से करूंगा तो कैसी आएगी आपके पास इक्वेशन, 25 इंटू एफ एक्स, ठीक है, प्लस 5 4 जा कितना हो जाएगा आपके पास 20, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स। ठीक है, और माइनस करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में जो गिवन है। माइनस क्या करूंगा मैं, 4 टाइम दिस फंक्शन, तो माइनस 20 इंटू एफ एक्स, आपको फील आ गया होगा, ये सब्ट्रैक्ट भी हो ही जाएगा, माइनस 16 इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू में वो भी बता देते हैं आपको, इक्वल टू में हो जाएगा किसके बराबर, जब 5 से मल्टीप्लाई इसकी होगी और 4 से मल्टीप्लाई इसकी होगी। ओके, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 5 बाई एक्स प्लस 5 3 जो होता है आपके पास 15, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 से मल्टीप्लाई जब नीचे वाले की होगी तो कैसा आ जाएगा आपके पास, 4 इंटू अगर एक्स प्लस 3 करते हो तो कैसा हो जाएगा आपके पास, माइनस में होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करनी है सेकंड इक्वेशन। तो कैसा हो जाएगा, माइनस 4x माइनस 12 हो जाएगा, सिंपल बात है। तो यहाँ से इसे कैंसल आउट कर लेते हैं, 20 ऑफ एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस करूंगा तो 20 ऑफ एफ 1 बाई एक्स भी कैंसल आउट हो जाएगा। अब 25 में से अगर मेरा 16 जाएगा तो क्या रिमेनिंग बचता है मेरे भाई, मेरा रिमेनिंग बचता है 9 ऑफ एफ एक्स। क्या बचता है, 9 ऑफ एफ एक्स, दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू लाइक दिस। तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास, 5 अपॉन एक्स माइनस 4x, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस 3। 15 में से अगर 12 जाएगा तो सिंपली क्या बचेगा मेरा 3। तो कैन आई से दैट कि जो मेरा एफ एक्स होगा, एफ एक्स मेरा सिंपली क्या होगा, 1 अपॉन 9 5 अपॉन एक्स
-4x+3 के बराबर होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब fx मेरे को पता लग गया, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ fx कैन यू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन और नॉट? ओके, लेट्स फाइंड द इंटीग्रेशन आल्सो। सो व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू फाइंड, 18 मल्टीप्लाई विद 1 से लेके 2 तक लिमिट ऑफ fx, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। 18 मल्टीप्लाई 1 से लेके 2 तक, और एक और गिवन कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ओके और x 0 हो नहीं सकता, सबसे बड़ी बात, क्योंकि यार अगर x 0 हो गया तो 1/0 तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा, बात गलत हो जाएगी। तो मेरे को चाहिए x जो चाहिए वो ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो चलो इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन में तो मजा आ जाएगा आपको। तो देखो आई मान लेते हैं, ठीक है, जो भी इसका आंसर होगा i इज इक्वल टू समथिंग होगा काइंड ऑफ इंटीग्रेशन। तो 18 इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक 1/9, और फंक्शन के आपके पास 5/x -4x+3 और dx आपके पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है, इट इज गिवन टू यू अल्टीमेटली। अब मैं 9 से इसे कैंसिल आउट करूंगा तो ये आएगा आपका 2, और इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 टाइम किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपका 1 से लेके 2 तक, 5/x -4x प्लस सिंपली 3 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो इफ यू नो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन देन इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम टू यार, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट इंटीग्रेशन लग भी नहीं रहा है, ठीक है। टर्म वाइज हम इंटीग्रेट करते हैं, पहली वाली टर्म का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो आपको फील आ गया होगा, क्या होगा, 5 2 10 हो जाएगा, और 1/x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, सिंपली log x हो जाएगा, सिंपली जिसका बेस क्या हो जाएगा, या अपर लिमिट मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, इसकी लोअर लिमिट मान लेते हैं सिंपली 2 1, ठीक है। माइनस कैसा हो जाएगा आपके पास, -8 टाइम, फिर से क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपको, सिंपली क्या हो जाएगा x का इंटीग्रेशन, बताओ भाई, x का इंटीग्रेशन x² 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा x² 2, और अपर लिमिट भी पता है, लोअर लिमिट भी आपको सिंपली पता है, ठीक है। यहाँ पे मैं गलती नहीं करूंगा, सब मल्टीप्लाई में 2 की भी मल्टीप्लाई साथ साथ करते रहूंगा, नेगेटिव होने के चांसेस है, कोई भी ऑप्शन मैच हो सकता है कभी भी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, सिंपली x, अपर लिमिट पता है, लोअर लिमिट पता है, तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, आपका भी आ ही गया होगा, मुझे आप पे भरोसा है। तो आ गया आपका कितना, log 2 - log 1, दैट इज नथिंग बट log 2, ठीक है, ठीक है। इज देयर एनी ऑप्शन लाइक, लेट्स चेक, ठीक है। log 1 0 होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, -4 इंटू, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन में कोई गलती होती है तो कोई बात नहीं, पर ये है कि आपको पेपर में गलती नहीं करनी है। 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आई जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है 10 इंटू log 2 -4 इंटू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 + 6 आ जाएगा आपके पास। तो आई इज इक्वल टू जो आ रहा है मेरा वो कितना आ रहा है आपका, सिंपली 10 log 2 माइनस 4 3 12 -6 -6 आ रहा है। तो is there any option like where integration is equal to 10 log 2 - 6, 10 log to the base e भी ले सकते हो, यहाँ पे कोई बात नहीं है, log to the base e -6 ले सकते हो। तो C option will be the correct option, C option will be the correct option of this question. If you have any kind of a doubt you can ask to me in the comment box, I am ready to solve your problem related to any kind of a problem. चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका डाउट बहुत बच्चों को आया था, मेरे से पहले भी बच्चों ने पूछा इस तरीके के क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, अगर इसमें आपको थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन की फील है तो आप इसे अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। IIT जेईई मेंस 2023 में 11 अप्रैल का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आने की संभावना है, क्योंकि इस बार जो ट्रेंड देखा गया उसमें नंबर ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन काफी बन जाते हैं, रेंज डोमेन तो आ ही रही है, साथ साथ नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, वो सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, पर ये बेसिक क्वेश्चन है, इनमें इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बोला है एक ए सेट दिया है आपको और एक सेट बी दिया, असली क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं, और बोला है कि फंक्शन आपका कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, ए से लेके बी तक आपका डिफाइंड है, मतलब ए के अंदर अगर आप कुछ रखोगे, ए इज नथिंग बट द डोमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट, एंड बी इज नथिंग बट नॉट अ रेंज बट इट इज अ कोडोमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये आपका क्या होता है, डोमेन होता है। बच्चे क्या गलती करते हैं, बी को बोल देते हैं रेंज, नहीं भाई, बी रेंज नहीं होगी, बी होती है कोडोमेन, जो ए में आप डालोगे और जो बाहर निकल के आएगा वो आपकी रेंज होती है, लेकिन जो बी का पूरा सेट होता है, इट इज नॉट अ रेंज, इट इज अ कोडोमेन, वो क्या होती है आपकी, सिंपली कोडोमेन होती है। एंड इट इज गिवन टू यू दैट द योर पर्टिकुलर फंक्शन इज सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन, आपका जो फंक्शन गिवन है आपको वो बड़ी प्यारी सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, f(1), यानी उसके अंदर अगर आप 1 रखोगे, फिर उसके अंदर अगर 2 रखोगे फंक्शन के, तो वो गारंटी है कि वो f(4) - 1 के बराबर आ जाएगा, ये आपको गिवन है। ओके, इट्स गिवन टू यू। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी मैनिपुलेशन कर लेता हूं, मैं क्या बोल सकता हूं कि f(1) प्लस f(2) जो होगा मेरा, अगर मैं 1 को इधर लेके आया, समझने का प्रयास करो, अगर मैं 1 को इधर लेके आया तो वो किसके बराबर हो जाएगा, f(4) के बराबर हो जाएगा। अब आपको ये बताओ कितने प्रकार के फंक्शनों को बना सकते हो, अल्टीमेटली यू हैव टू टेल हाउ मेनी पॉसिबल नंबर ऑफ अ फंक्शन यू कैन फॉर्म आउट ऑफ इट। तो मेरे को फील आया यार, f(4) को मैं देख लेता हूँ, मैं मैक्सिमम कितना रख सकता हूँ, समझने का प्रयास करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। f(4) को मैं मैक्सिमम कितना रख सकता हूँ, पहले तो f(4) को मैं मैक्सिमम कितना रख सकता हूँ, ये मेरे को सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने समझा, मैंने दिमाग लगाया कि यार जो मेरा f(4) है फंक्शन, इसमें 4 की अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो वो मैक्सिमम कितना जा सकता है,
6 के बराबर जा सकता है ना, अल्टीमेटली जो मेरा फंक्शन है वो मेरा कहाँ तक जा सकता है, 6 तक जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू है वो 6 तक ही होगी। तो अब मेरा जो एफ ऑफ 4 मैक्सिमम कितना जा सकता है, 6 जा सकता है। तो कैन आई से दैट कि जो मेरा एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 होगा, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 होगा मेरा, वो क्या होगा आपका, वो क्या होगा, सिंपली लेस देन इक्वल टू 5 होगा। कैसे पता लगा भाई, जब आपका 4 जो है जब वो मैक्सिमम 6 जा सकता है तो उसमें से अगर मैं एक घटा भी दूंगा तो 5 आएगा, यानी एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 का जो मैक्सिमम सम है वो 5 हो सकता है, 5 से छोटा भी हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल बात है। एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 की जो मैक्सिमम वैल्यू वो 5 है। मैंने सिर्फ मैक्सिमाइज वाला केस लिया, मिनिमाइज अभी लिया नहीं, तो मतलब उससे छोटा भी कुछ हो सकता है। मेरे को क्या पता है एफ ऑफ 4 क्या है, पर मेरे को ये पता है एफ ऑफ 4 मैक्सिमम कितना जा सकता है, मेरे को ये पता है एफ ऑफ 4 मैक्सिमम 6 जा सकता है। सिंपल बात है, 6 ही तो मैक्सिमम जा सकता है, 6 में से एक अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो 5 आता है, यानी एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है 5 तक जा सकता है। तो कहना है सिंपली सेड इट कि एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा 5 तक जा सकता है या उससे छोटा भी हो सकता है। अब मैं केसेस बना लेता हूँ। अब मैं केसेस कैसे बनाता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ से फिलहाल ये कंडीशन पता लगी कि एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 का जो मैक्सिमम मान है वो 5 है, उससे छोटा भी हो सकता है। अब मैं केसेस कैसे बनाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं मान लेता हूँ कि यार जो मेरा लेट एफ ऑफ 1 जो है मेरा वो थोड़ी देर के लिए 1 है, 1 तो हो ही सकता है ना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। एफ ऑफ 1 मेरा क्या है, 1 है। तो अगर मेरा एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, यानी कि अगर मैंने ए फंक्शन से 1 उठाया और उसका देखा आउटपुट भी 1 ही आ गया, यानी एफ ऑफ 1 की वैल्यू अगर मेरी 1 आ जाती है सिंपली, तो मेरे को क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो मेरा एफ ऑफ 2 है वो क्या क्या हो सकता है। और कंडीशन क्या है कि जो एफ ऑफ 2 है, जो एफ ऑफ 2 है या तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसका जो सम है एफ ऑफ 1 के साथ वो 5 से छोटा होना चाहिए। तो एफ ऑफ 2 भी मेरा 1 हो सकता है, ठीक है। एफ ऑफ 2 क्या मेरा 2 भी हो सकता है, एफ ऑफ 2 मेरा 3 भी हो सकता है, एफ ऑफ 2 मेरा 4 भी हो सकता है। कैसे पता लगा, क्योंकि अगर मैं एफ ऑफ 2 की वैल्यू 1 रख लेता हूं फॉर एग्जांपल, तो 1 प्लस 1 2 होगा, 5 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैं जितने भी केसेस बना रहा हूँ सारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करो, इस तरीके से कैसे सोचना है वो सारी क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। एफ ऑफ 1 की वैल्यू मेरी 1 आई। अब मैं देख लेता हूँ एफ ऑफ 2 को मैं क्या क्या रख सकता हूँ, यानी फंक्शन के अंदर अगर मैं 2 रखता हूँ उसका आउटपुट मेरे क्या क्या हो सकता है, और इस तरीके से होने चाहिए कि उनका जो सम है वो 5 से छोटा है उसके बराबर होना चाहिए। तो मैंने देखा कि यार एफ ऑफ 2 के अंदर मैं क्या क्या रख सकता हूँ, मैं 1 रख सकता हूँ, मैं 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं सबका सम भी कर देता हूँ तो सबका सम 5 के बराबर या 5 से छोटा ही आ रहा है, सिंपल बात है। अब मैं मान लेता हूँ कि मैंने तो पहले केस मान लिया था, केस नंबर 1, जिसमें एफ ऑफ 1 जो है मेरा वो 1 के बराबर था। मुझे क्या पता कि मेरा एफ 1 1 के बराबर है, ऐसा भी तो हो सकता है केस नंबर 2 में कि लेट मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा एफ ऑफ 2 है वो किसके बराबर है, नहीं एफ ऑफ 2 नहीं, एफ ऑफ 1 पे ही कंडीशन रखते रहते हैं ना। पहले वाले केस में मैंने एफ ऑफ 1 पे कंडीशन रखी थी, आपको याद होगा, एफ ऑफ 1 मैंने मान लिया था कि भाई वो 1 है, मुझे नहीं पता वो 1 है, मैं मान लेता हूँ एफ ऑफ 1 2 है, इसकी वैल्यू 2 है। एफ ऑफ 1 का जो आउटपुट है कि मैं अगर ए सेट से 1 उठाता हूँ तो इसका आउटपुट क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। लेट अस सपोज इट कि उसका आउटपुट 2 आ जाता है। तो एफ ऑफ 2 मैं कहां से कहां तक रख सकता हूं, आप सोचो। अब एफ ऑफ 2 को मेरे को इस तरीके से रखना पड़ेगा कि एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 का सम फिर से 5 से छोटा आ जाए, यानी या तो मैं क्या रख सकता हूं यहाँ पे, सिंपली 1 रख सकता हूँ क्या, मैं 1 रख सकता हूँ, ऑब्वियसली 1 रख सकता हूँ, क्योंकि 1 प्लस 2 3 होता है, 5 से छोटा होता है। 2 रख सकता हूँ क्या, 2 और 1 3 होता है, ऑब्वियसली रख सकता हूँ। 3 रख सकता हूँ क्या, अच्छा 4 रख सकता हूँ क्या, नहीं रख सकता हूँ। क्यों नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि गलती से अगर मैंने 4 रख दिया, 4 तो 6 होता है, तो f1 प्लस f2 तो 5 होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए, 6 तो रख ही नहीं सकता। तो सिर्फ 3 ही केसेस बनेंगे। तो यहाँ से देखते भी रहना आपको कितने मैपिंग आ रही है, काइंड ऑफ मैपिंग, मतलब एफ ऑफ 1 पे अगर ये वैल्यू है तो एफ ऑफ 2 की क्या क्या वैल्यू है। तो यहां से मेरी 4 मैपिंग पॉसिबल है, ठीक है। समझने का प्रयास करो कि एफ ऑफ 1 पे 1 रखो, फिर एफ ऑफ 2 किसके साथ मैप हो सकता है, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, तो टोटल कितने हो गए, 4 मैपिंग यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे कितनी मैपिंग पॉसिबल है कि एक, या तो ऐसा कर लो कि एफ ऑफ 1 को मैं 2 के साथ कर लूं, समझ रहे हो, एफ ऑफ 1 को मैं मैप कर दूं 2 के साथ, और एफ ऑफ 2 की 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती है, 3 जगह मैप हो सकता है वो, तो 3 मैपिंग हो सकती है उसकी यहाँ पे, ठीक है, सिंपल बात है। अच्छा आगे मूव करते हैं, आगे समझते हैं इसे। तो अब मैं केस नंबर 3 लेके चलता हूँ आपके सामने। केस नंबर 3 ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि मैं मान लेता हूँ कि यार जो एफ ऑफ 1 है उसका जो आउटपुट है वो 3 आ रहा है, कुछ भी आ सकता है ना, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये बनाने की कितने नंबर ऑफ फंक्शन आप जनरेट कर सकते हो। तो मैंने मान लिया कि एफ ऑफ 1 का जो आउटपुट है वो कितना आ रहा है आपका, सिंपली 3 आ रहा है। तो एफ ऑफ 1 का जो आउटपुट है वो 3 आ रहा है, ठीक है। तो 3 आ रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो एफ ऑफ 2 होगा, एफ ऑफ 2 क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, पहले तो 1 रख सकता हूँ, जी रख सकता हूँ, क्योंकि 1 प्लस 3 4 होता है, 5 से छोटा होता है। 2 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, क्या 3 रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 3 और 3 6 होता है, 5 से बड़ा हो जाएगा। तो कितनी नंबर ऑफ मैपिंग आ गई, एक बार वो भी बता देते हैं। यहाँ से मेरी 2 मैपिंग आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 2 मैपिंग आ गई। यही आपको सोचना है, यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए, और किसी भी क्वेश्चन को करने की मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हो सकती है। शायद इससे छोटी अप्रोच किसी और को दिमाग में आ सकती है, पर मेरे हिसाब से यही इसकी बेस्ट अप्रोच होने वाली, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, मैंने एक और केस बना लिया, केस नंबर मैंने बना लिया 4 वाला, ठीक है। केस नंबर 4 में क्या बना लेता हूँ आपके सामने कि भाई जो एफ ऑफ 1 है वो 3 नहीं है, अब वो 4 है।
एफ ऑफ वन अगर 4 होगा तो सिंपल बात है जो मेरा एफ ऑफ टू होगा वो मेरा क्या क्या हो सकता है, तो आपके दिमाग में खुद ही आ गया होगा कि जो मेरा एफ ऑफ टू है वो सिर्फ एक ही हो सकता है, क्योंकि अगर वो 2 हो गया तो 4 तो 6 होता है, वो 5 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से कितनी मैपिंग आ गई प्यारे बच्चों, यहाँ से मैपिंग आ गई, सिर्फ एक मैपिंग ही यहाँ से पॉसिबल है, यहाँ से सिर्फ एक मैपिंग ही पॉसिबल है। मैंने सिर्फ अभी तक F1 F2 और F4 की बात की है, F1 F2 और F4 की बात की है। अभी आपको फील आना चाहिए F4 F1 F2 F3 F4 की बात की है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे F5 की बात नहीं की है, ठीक है। तो अब आपको क्या फील आना चाहिए प्यारे बच्चों यहाँ से कि जो F5 है, देखो यहाँ पे F1 F2 इनकी तो बातें हो चुकी थी, ठीक है, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे थे साथ ही साथ, ठीक है। तो क्या आपको ऐसा फील आ रहा है कि क्या आपको ऐसा फील आ रहा है कि काइंड ऑफ जो इस यहाँ से टोटल नंबर ऑफ मैपिंग देख लो पहले, कितनी मैपिंग हो सकती है, जो टोटल केसेस बने, कितने केसेस बने, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 मैपिंग तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, मतलब 10 काइंड ऑफ 10 मैपिंग मैं हाँ यहाँ से कर सकता हूँ, 10 मैपिंग मेरे ये तरीके हो गए, ठीक है, कि 10 मैपिंग बना दिए मैंने, इतने सारे 4 केसेस बनाए उनसे मेरे 10 मैपिंग के तो मेरे तरीके ये निकल चुके हैं। अब मैंने क्या देखा यार, मैंने एफ ऑफ वन की बात की, एफ ऑफ टू की बात की, एफ ऑफ फोर की बात भी कर ली, लेकिन यार पूरी पिक्चर में मेरे को ना एफ ऑफ थ्री दिखा, ना मेरे को एफ ऑफ फाइव दिखा, कहीं दिखा क्या, एफ ऑफ थ्री भी नहीं दिखा, एफ ऑफ फाइव भी नहीं दिखा। तो जब मैं 10 केसेस 10 मैपिंग इनके साथ कर सकता हूँ, तो जो एफ ऑफ थ्री है ना उसके साथ साथ देखो मैथ्स में एक चीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 शर्ट है, मेरे पास 2 पैंट है और मेरे को तैयार होना है फॉर एग्जांपल, तो 3 शर्ट यानी कि 3 तरीके से तैयार हो सकता हूँ और उसके साथ 2 पैंट है, तो मैं टोटल कितने तरीके से तैयार हो सकता हूँ, 6 तरीके से, कि 3 शर्ट 2 पैंट, 3 इंटू 2 यानी 6 तरीके से मैं टोटल तैयार हो सकता हूँ, कि मैं शर्ट वन को पैंट वन के साथ पहनूं, शर्ट वन को पैंट टू, शर्ट टू को पैंट वन, पैंट टू, मतलब काइंड ऑफ 6 तरीके से मैं तैयार हो सकता हूँ, ऐसा आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं आपसे बोलूं कि जो यार ये थर्ड वाला मैप है, ये थर्ड मैप इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, हर किसी के साथ हो सकता है, 6 तरीके तो इसके भी आ गए यहाँ पे। और उसके साथ साथ जब चीजें मैथ्स में साथ साथ होने लगती है ना, तो उन्हें मल्टीप्लाई करो, केसेस बढ़ जाते हैं वहां पे। और जो ये 5 वाला है वो भी इसके साथ भी जा सकता है, 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 इसके साथ भी जा सकता है। क्या फील आई कि नहीं आई? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पहले जो मेरे टोटल मैपिंग के तरीके थे 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 थे, और इसके साथ साथ जो एफ ऑफ 3 है वो कितने साथ मैप हो सकता है, 6 के साथ मैप हो सकता है, ठीक है। एफ ऑफ 3 मेरा किसके साथ मैप हो सकता है, 6 लोगों के साथ मैप हो सकता है। देखो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन अभी भी वही रह रही है, फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है, ईच एंड एवरी एक किसी भी सिंगल एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे एलिमेंटों की एक इमेजेस हो सकती है, दैट इज करेक्ट, बट एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस नहीं होनी चाहिए। तो जो 3 है वो 6 में किसी के भी साथ चल जाए, 5 भी 6 में से किसी के भी साथ चल जाए, उसमें फंक्शन की डेफिनेशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है ना। और साथ ही साथ जो ये वाला 6 क्यों मल्टीप्लाई हुआ वो बता देता हूँ, क्योंकि जो एफ ऑफ 3 है, भाई मैं एफ ऑफ 1 की बात कर रहा था, एफ ऑफ 2 की बात कर रहा था, एफ ऑफ 4 की बात कर रहा था मैं, लेकिन जो एफ ऑफ 3 है वो भी तो मेरा 6 लोगों के साथ मैप हो सकता है ना। क्या पता इसका आउटपुट एफ ऑफ 3 का आउटपुट क्या आ जाए, 1 आ जाए, क्या पता एफ ऑफ 3 का आउटपुट 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 6 तरीके इसके भी आपस में हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 है, ज्यादा हो गए, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 है। और वैसे ही साथ साथ ये किसके लिए किया मैंने, एफ ऑफ 5 के लिए किया, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एफ ऑफ 5 जो है वो भी साथ साथ 6 लोगों के साथ और मैप हो जाए। तो क्या आपको फील आ रही है कि 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 6 दैट इज नथिंग बट इफ आई एम नॉट इट विल बी कम आउट टू बी 360 विल बी द टोटल नंबर ऑफ अ फंक्शन व्हिच कैन आई जनरेट यूजिंग दिस कंडीशन सेटिस्फाइंग। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो मैं टोटल 360 ऐसे फंक्शन बना सकता हूँ। फील आया कि नहीं आया? स्टिल इफ हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट जस्ट आस्क मी, फील फ्री टू आस्क, ठीक है, टेलीग्राम पे आप मेरे से पूछ सकते हो। पर मेरे हिसाब से यही इसकी अप्रोच होनी चाहिए। एक बार आप इसे खुद सोचिए, देन एंड देन ओनली यू आर एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आप इस प्रॉब्लम को फिर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलो आगे मूव करते हैं, आगे इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आपके लिए, बोला है डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। अब सेक इनवर्स वाली फील है थोड़ा, जो 11th में बच्चे होंगे जिन्होंने आईटीएफ वाला जो चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी फील नहीं होगी तो वो थोड़ा सा इसी में लैग करेंगे। पर उनके लिए भी एक सजेशन है मेरे पास, थोड़ा बहुत जो रेंज और डोमेन होती है ना उनका पता करके जाना आप, रेंज और डोमेन के पता होना चाहिए आपको सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो देन यू आर आल्सो एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम है, मैं चाहूंगा कि आप इसे खुद सॉल्व करिए, आप इसे खुद सॉल्व करिए, ताकि आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपको जस्ट केसेस बनाने होंगे और अल्फा बीटा और गामा डेल्टा की वैल्यू बतानी है और आपको जल्दी से इसका आंसर कमेंट में लिखना है। मैं हिंट दे देता हूं उन बच्चों के लिए जो 11th में 12th में किसी भी क्लास में, जस्ट ये क्वेश्चन कैसा होगा उसकी मैं हिंट दे देता हूं और आपको ये पूरा क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि लेंदी प्रोसेस है, प्रोसेस इज सिंपल बट द प्रोसेस लेंदी। माय एम इज जस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय योर ओन सेल्फ। आप अगर इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे तभी आपकी क्या हो जाएगी, इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये बोला है कि इसकी डोमेन आपको ये दी है तो इसकी वैल्यू बताओ, ये तो कैलकुलेशन है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा पता लग गया जिस बच्चे को तो उसकी वैल्यू निकाल ही लेगा ना, ठीक है। तो मेरे को फील आता है सबसे पहले यार कि जो सेक इनवर्स जो फंक्शन होता है,
सेक इनवर्स जो फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव समथिंग लाइक सेक इनवर्स x अगर आपके पास है, जो भी इसके अंदर x है, तो एक क्या होता है कि या तो जो आपका इसके अंदर लिखा हुआ है वो -1 से छोटा हो, या फिर ऐसे बोल दो कि यार जो आपका x है या तो वो -∞ से लेके -1 तक हो, यानी कि -∞ से लेके -1 तक हो, एंड -1 इज आल्सो इंक्लूडेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनियन, या फिर कैसा हो 1 से लेके इन्फिनिटी तक हो। यही दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, यानी काइंड ऑफ इसकी जो डोमेन है वो -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आती है, इसके अलावा इसकी कोई डोमेन नहीं आती है। तो इसकी तो मैंने डोमेन पता कर ली कि या तो वो -1 से छोटा होगा, या फिर वो -1 से, या फिर वो सॉरी 1 से बड़ा होगा, ये इसकी डोमेन है। ऑन द बेसिस ऑफ द डोमेन आई जस्ट हैव टू फॉर्म द केसेस। केस 1 मान लेते हैं कि यार ऐसा होगा कि जो आपका ये जो अंदर लिखा हुआ है कौन 2x अपॉन 5x प्लस 3, ये जो भी लिखा है इसके अंदर जो भी लिखा है ये ऐसा हो सकता है ये -1 से छोटा हो, ठीक है। केस 2 में कैसे मान लूंगा आपके सामने, आपको भी यही सॉल्व करना पड़ेगा। केस 2 में कैसे मान लूंगा 2x अपॉन 5x प्लस 3 जो होगा वो आपका 1 के बराबर हो या फिर 1 से बड़ा हो, यही दो केसेस होंगे, और तो इसमें कोई केस पॉसिबल है नहीं है। अब किस किस को ये चीज फील आ चुकी है कि जब आपने ये केसेस बना लिए, इफ यू हैव अ नॉलेज ऑफ अ डोमेन ऑफ अ फंक्शन, अगर आपको डोमेन ऑफ अ फंक्शन का नॉलेज है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन फॉर्म द केसेस, आप केसेस बना सकते हो। जब आप केसेस बना सकते हो तो जिसको वेविकर मेथड, इतना आसान कंसेप्ट है, अगर वो आता है तो आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, निकाल देते हैं इसका आंसर, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, अगर मैं इसे प्लस में लेके आऊंगा तो मैथ्स में आपको कैलकुलेशन फास्ट रखनी है, इसे अगर मैं प्लस में लेके आऊंगा तो क्या फील आ रहा है कि मेरे को ऊपर जो बनेगा ये ऐसा कुछ बन जाएगा, सही बात है कि नहीं, लेस देन इक्वल टू 0 बनाना पड़ता है। अगर मैं इसे माइनस में लेके आऊंगा तो देखो कैसी फील आ रही है मुझे, 2x माइनस 5x माइनस 3 अपॉन 5x प्लस 3, और ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिंपल बात है। फिर ये कैसा हो जाएगा, 5 और 2 7, 7x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। ये वाला कैसा हो जाएगा आपका -3x माइनस 3 अपॉन 5x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, सिंपल बात है। अब यहाँ से आपके दो रूट आ जाएंगे। अब देखो रूट पहले हमेशा याद रखना, लीनियर फैक्टर बनाने की कोशिश करो। अगर मैं ऊपर अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 5/7 से काइंड ऑफ जो ऊपर वाली टर्म है अगर मैं उससे 7 कॉमन ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेक 7 एज अ कॉमन, कैन आई राइट द न्यूमरेटर एज x अपॉन 3/7? Obviously, if I will take a 5 as a common from the denominator, can I write it like x upon 3/5 less than equal to 0? सिंपल बात है, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे मूव करते हैं, आगे समझते हैं, ठीक है। ये स्टेप्स इसके सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक नहीं करनी। ये क्वेश्चन आपका ये चेक करने के लिए इसीलिए दिया है उन्होंने, क्वेश्चन के प्रोसेस सिंपल है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू डू नॉट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ अ मिस्टेक व्हाइल सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आपको सॉल्व करते हुए कोई दिक्कत नहीं करनी है, इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है। अच्छा, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इन ऑर्डर टू मेक दिस मोर सिंप्लीफाई, क्योंकि जब कभी भी माइनस आता है तो दिमाग खराब हो जाता है। तो लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, माइनस से मल्टीप्लाई, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोनों इनइक्वालिटी की तरफ तो इनइक्वालिटी का साइन सिंपली चेंज हो जाता है, सिंपल कंसेप्ट है, सबको पता होता है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं ऊपर से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचता है आपका x प्लस 1 बचता है। इफ आई विल टेक 5 एज अ कॉमन, कैन आई राइट इट लाइक x अपॉन 3/5 लेस देन इक्वल टू, सिंपली क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखो 7/5 से हटा दो, क्यों हटाया भाई, ये इधर 0 में जाएगा तो कोई बात नहीं है ना। अगर मैं दोनों तरफ 5/7 की मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर 5/3 की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, रूट निकाले मैंने, और मैंने क्या देखा, इसके जो रूट आए, उसके जो रूट आए, पहले ऊपर वाले के जो रूट आए, चले मैं ही कर देते हैं इस क्वेश्चन को। जो यहाँ पे फील आया मुझे, जो x है वो आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पहले क्या करते हैं, पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, फिर देखते हैं कि -3/7 कहाँ पे होगा, -3/7 क्यों बोल रहा हूँ और -3/5 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, x इज इक्वल टू -3/5 -3/7, और इसका जो आएगा x आएगा -3/5, ठीक है। तो एक वैल्यू है मेरे पे -3/7 और एक वैल्यू है मेरे पे क्या, -3/5। तो मुझे फील आ रहा है कि -3/5 जो होगा वो छोटा होगा, और -3/7 जो होगा वो उससे बड़ा होगा, भले ही नीचे 7 है लेकिन वो उससे फिर भी बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ इनका अरेंजमेंट होगा। अच्छा, अब वेविकर मेथड क्या कहता है, सबसे साइड वाले को पॉजिटिव, अगर उसके अंदर कुछ भी वैल्यू से बड़ी रख के पॉजिटिव आ रहा है, अगर ऑड है तो चेंज करो, इसकी पावर ऑड है तो चेंज कर लो, पॉजिटिव को नेगेटिव कर लो, ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर लो। फील आ गया कि नहीं आया? अच्छा, अब एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा वो भी बता देते हैं। जो एक्स होगा वो आपका किस रीजन में लाई करना चाहिए, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब -3/5 से लेके सिंपली कहाँ तक आएगा आपका, -3/7 तक आएगा। एंड -3/5 एंड -3/7 will both be included, not both will be included, that is the ट्विस्ट इन दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पे -3/5 को इंक्लूड नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर आपने गलती से x की वैल्यू -3/5 रख दी तो वो 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। तो ओपन ब्रैकेट -3/5 -3/7 क्लोज ब्रैकेट, ये आपका x का वैल्यू आएगा। आपने भी यही किया होगा, ठीक है।
आगे मूव करते हैं, आगे समझते हैं इस वाली इक्वेशन के क्या रूट आ रहे हैं। तो इसके इक्वेशन के जब मैंने रूट देखे, एक सीधी सी लाइन खींची, बोला एक आया -1, एक आया -3/5, तो -1 तो बड़ा ही होगा, ऑब्वियसली बात है, -3/5 से। तो एक वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी पॉजिटिव, ये हो जाएगी नेगेटिव, ये हो जाएगी यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि लेस देन 0 चाहिए, यानी नेगेटिव वाला पोर्सन चाहिए। तो कैन आई सिंपली से डेट कि यार जो मेरा एक्स है उसे मेरे को क्या रखना पड़ेगा, जो मेरा एक्स है उसे मेरे को क्या रखना पड़ेगा, एक बार आपको बता देते हैं। एक्स जो है मेरा वो रखना पड़ेगा मेरे को -1 कैन बी इंक्लूडेड, और -3/5 वो भी कैसा हो जाएगा, वो आपका इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओपन ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि अगर गलती से x की वैल्यू -3/5 रख दी तो वो आपका इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा और सब क्वेश्चनों की धज्जियां उड़ जाएगी। आप देखो, अब ये केस 1 आए, ये केस 2 आए, और दोनों का क्या लेना पड़ेगा मेरे को, इंटरसेक्शन। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा, या तो फिर वो सेक इनवर्स के अंदर जो भी चीज आती है तो वो -1 से छोटी हो, या फिर वो 1 से बड़ी हो, यानी दोनों चीजें सही है। दोनों का क्या लेना पड़ेगा, सॉरी यूनियन। ठीक है, दोनों का क्या लेना पड़ेगा, यूनियन। अब दोनों जब सही हो सकती है, भाई सिंपल बात है, जब दोनों चीजें सही हो सकती है तो दोनों केसेस का मेरे को क्या लेना पड़ेगा, यूनियन। वो भी सही हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब x चाहे -1 से छोटा हो, चाहे x 1 से बड़ा हो, दोनों केसेस सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो सारी x की वैल्यू निकाल लो जिनके लिए केसेस सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, एक सिंपली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, मैंने उसमें पॉइंट प्लॉट किया। सबसे पहले मेरे को सबसे छोटा दिख रहा है इसमें -1, -1 के बाद दिख रहा है मेरे को -3/5। देख लो यहाँ जो लेफ्ट में लिखा रहता है, इंटरवल नोटेशन में जो लेफ्ट में लिखा रहता है वो छोटा होता है, राइट में लिखा रहता है वो बड़ा होता है। तो -3/5 भी मैंने यहाँ पे नजरअंदाज नहीं किया, उसे एक बार इंक्लूड करने का प्रयास किया, और एक यहाँ पे लिखा था -3/7। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैंने देखा जो मेरा केस 1 था, केस 1 था, उसे मैंने थोड़ी देर के लिए माना कि इसे मैं कर लेता हूँ ब्लू वाले पेन से। ठीक है, और इसे मैं कर लेता हूँ आप सभी के लिए पर्पल वाले पेन से। तो जो प्यारे बच्चों ब्लू वाले पेन से हुआ होगा, ब्लू वाले पेन से जो हुआ होगा वो आना चाहिए -3/5 से लेके -3/7 तक। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस मस्ट बी इंक्लूडेड, बट दिस इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, दैट्स करेक्ट, वेरी गुड। नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप, माय पर्पल पेन विल कम एंड इट विल आल्सो मार्क सम ऑफ द पॉइंट्स यू कैन से ऑन द नंबर लाइन। तो वो कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से लेके आपका सिंपली कहाँ तक हो जाएगा, -3/5 तक हो जाएगा। -3/5 इज अगेन इज नॉट इंक्लूडेड। तो अब मेरे को क्या लेना पड़ेगा, दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा। तो सिंपल बात है, जब मैं यूनियन ले लूंगा तो जो मेरा एक्स होगा, देखो आप भी इसे कर सकते हो, अब आप भी इसे कर सकते हो, इसे ऊपर करें अगर हम, तो मेरा जो आपका काइंड ऑफ यूनियन लेने के बाद जो मेरा एक्स है टोटली, जो एक्स है मेरा टोटली, वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, सिंपली -1 से लेके -3/5 तक। एंड 3/5 जो होगा मेरा वो दोनों में इंक्लूड नहीं था, मेरा 3/5 जो था वो दोनों में इंक्लूड नहीं था क्या, लेट्स चेक। वो आपको यहाँ से भी हिंट मिल जाएगी, देखो देखो देखो, दोनों ओपन ब्रैकेट है, दोनों ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ से भी हम हिंट ले सकते हैं। तो -1 से लेके -3/5 यूनियन -3/5 से लेके -3/7 तक, और ये मैंने क्या कर दिया, ओपन और क्लोज कर दिया। अच्छा, जिस जिस बच्चे को ये फील आ गया, इसका डोमेन आ गया, एक बार कमेंट में यस लिख दीजिए ताकि मेरे को फील आए आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। सिंपल सी प्रॉब्लम थी, जस्ट आपको सॉल्व करना था। अच्छा, डोमेन आपको पता लगी, डोमेन इसने बोला कि डोमेन ऐसी फॉर्म में थी, डोमेन ऐसी फॉर्म में थी, डोमेन कैसी फॉर्म में थी आपकी, अल्फा और काइंड ऑफ अल्फा कॉमा ऐसी ऐसी कुछ फॉर्म में थी, अल्फा कॉमा बीटा यूनियन बीटा कॉमा गामा की फॉर्म में थी। ऐसी फॉर्म में क्या थी आपकी डोमेन थी कि बोला एक्स बिलोंग कर रहा है, तो भाई अल्फा की वैल्यू ये होगी, बीटा की वैल्यू ये होगी, देखो बीटा की वैल्यू ये होगी, गामा की वैल्यू होगी। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ अल्फा, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ बीटा, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ गामा, कैन यू कमेंट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यू जस्ट हैव टू डू दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन, और मैं चाहता हूँ आपकी प्रैक्टिस हो, आपकी प्रैक्टिस हो, तभी आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कमेंट में लिख दीजिए। सिंपल बात है, इतना अगर आपको आगे अल्फा बीटा गामा का प्रयास आपको खुद करना है, क्योंकि मेरा एम है यहाँ पे लॉजिक देने का, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, वही आपका प्राइम एम होना चाहिए। लास्ट लास्ट का टाइम है, प्रैक्टिस ज्यादा करते रहिए। अच्छा, फिर से नया क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के सामने, बड़ा प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। बोला है लेट एफ एक्स नहीं लेट द सेट ए एंड बी डिनोट द रेंज इन द डोमेन। ओके, डोमेन एंड द रेंज रिस्पेक्टिवली ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन दे दिया आपके सामने, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ग्रेटेज इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स, और बोला है कि जो आपका ए सेट है वो इसका क्या है, डोमेन है, और बी सेट है वो इसका रेंज है। तो बोला है दोनों रेंज और डोमेन का इंटरसेक्शन ये होगा, और दोनों का यूनियन, ऐसा कुछ बोल दिया इन्होंने। पर मैंने जब इस फंक्शन में नजर घुमाई अपनी, तो मुझे ऐसा फील आया कि यार जब मैं नंबर लाइन प्लॉट करता था कभी भी, और अगर मैं बोलता था यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, देखो पूरी फील दूंगा, एक भी चीज आपको रटाऊंगा नहीं, हर चीज का लॉजिक होता है, क्योंकि हर चीज का लॉजिक होता है। अगर मैं कहीं पे खड़ा हूँ, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे खड़ा हूँ, मैं खड़ा हो गया फॉर एग्जाम्पल -2.5 पे लगभग, मैंने देखा जब मैं -2.5 पे खड़ा था
तो उसका ग्रेटेज इंटीजर कितना आता है, -3 आता है। आपको एक फील आती होगी कि ग्रेटेज इंटीजर क्या होता है, उसके लेफ्ट वाली साइड पे आने वाला सबसे पहला इंटीजर ही ग्रेटेज इंटीजर होता है। कैसे, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 2.5 पे, तो इससे जस्ट इधर वाला जो नंबर होगा यानी 2 उसका ग्रेटेज इंटीजर होगा। देख लो 2.5 का ग्रेटेज इंटीजर 2 ही होता है। अगर मैं -2.5 पे खड़ा हूँ तो आपको ये भी पता होना चाहिए उससे लेफ्ट वाले जाते हुए सबसे पहले आने वाला इंटीजर विल बी नथिंग बट द ग्रेटेज इंटीजर, दैट इज नथिंग बट -3। 2.5 का ग्रेटेज इंटीजर आ गया 2, -2.5 का ग्रेटेज इंटीजर आ गया -3। फील आ गया कि नहीं आया, -3 आ गया इसका ग्रेटेज इंटीजर। वेरी गुड, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यार, मेरे को तो फील आ रहा है कि हर बार जो मेरा ग्रेटेज इंटीजर आ रहा है, हर बार जो मेरा ग्रेटेज इंटीजर आ रहा है वो क्या हो रहा है, क्योंकि वो लेफ्ट में आएगा। अच्छा, जब लेफ्ट में आएगा तो यार वो उस वैल्यू से तो हमेशा छोटा होगा ही, उस वैल्यू से तो छोटा ही होगा। बस एक केस में जहां पे मेरा x जो है वो अगर इंटीजर से बिलोंग कर जाए, शायद उस केस में बराबर हो सकते हैं। लेकिन अगर मेरा गलती से x इंटीजर से बिलोंग कर गया, अगर मेरा x इंटीजर से बिलोंग कर गया तो अंडर रूट के अंदर तो पक जाएगी खिचड़ी, क्योंकि इंटीजर का ग्रेटेज इंटीजर अगर मैं लेता हूं तो वो इंटीजर आता है, और इंटीजर माइनस इंटीजर इज डेफिनेटली इक्वल टू 0 एंड इन द डिनोमिनेटर आई कैन नेवर पुट द वैल्यू ऑफ 0। अब मैं 0 रख ही नहीं सकता डिनोमिनेटर, तो यानी मेरा x तो इंटीजर हो ही नहीं सकता। और अगर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूं तो उसका ग्रेटेज इंटीजर जो होता है वो छोटा होता है, उसका वैल्यू हमेशा बड़ा होता है। अच्छा, अगर मैं ग्रेटेज इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ किसी वैल्यू को, तो वो नेगेटिव नहीं आएगी। तो क्या आपको फील आ रही है कि इसके अंदर में कुछ एक्स ऐसा रख ही नहीं सकता मेरे भाई, इसकी मैं डोमेन रख ही नहीं सकता। कैन आई सी दैट डोमेन इज इक्वल टू 5, डोमेन बिलोंग टू 5। कैसे पता लगा सर आपको डोमेन इक्वल टू 5? भाई जब मैं एक्स की वैल्यू कुछ रख ही नहीं सकता, आप कोई भी एक्स की वैल्यू रख के देख लो इस फंक्शन के अंदर, वो आएगी नहीं। So if you cannot put any value of x, can I simply say that the domain of the function is 5? And if there is a function whose domain is 5, so definitely their range will also 5। क्योंकि भाई अगर कुछ रख ही नहीं पा रहे हो तो निकालोगे क्या, कुछ रख ही नहीं पा रहे हो तो निकालोगे क्या, डोमेन अगर 5 है तो रेंज भी आपका 5 हो जाएगा। तो क्या इंटरसेक्शन, क्या यूनियन, दोनों जब 5 हो गया तो नाइदर s1 is true नाइदर s2 is true। दोनों बकवास कर रहे हैं, बोल रहे हैं इंटरसेक्शन 1 से इन्फिनिटी माइनस n। कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपको पता लग गया कि डोमेन इन क्या है आपकी 5 है, 5 है, रेंज पता लग गया 5 है, तो भाई बोल दो दोनों गलत बात कर रहे हैं। ना इंटरसेक्शन ले सकते हैं ना डोमेन ले सकते हो, ले सकते हो काइंड ऑफ। अगर इंटरसेक्शन लोगे तो 5 आएगा, यूनियन लोगे तो 5 आएगा दोनों में। तो दोनों गलत बात कर रहे हैं, 1 से इन्फिनिटी कहां से आ गया, गलत बात है। तो ये सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इफ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट जस्ट आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई एम रेडी टू सॉल्व योर डाउट। चलिए फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, इतनी गड़बड़ चलती है, पर चलिए क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा है। बोला है एक सेट ए दिया है, पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अजीब सी चीज दिख सकती है, पर यकीन मानिए अगर आपने इसे समझ लिया, इसका आपने तोड़ निकाल लिया, तो आप इसे सॉल्व कर लोगे। बड़ी आसान सी चीज है। बोला है सेट ए आपको गिवन है ऐसा कुछ, और बोला है सेट बी आपको कुछ गिवन है, तो बताओ कि जो ए होगा सबसेट होगा, इक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, कुछ भी ऐसा कुछ। ए और बी और सी में आपको गिवन है। सी कहाँ से आ गया, चलो समझते हैं सी कहाँ से आया। पहले तो सी तो था ही नहीं वैसे रोल में, पर चलो यहाँ पे ए होना चाहिए था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो ए सेट आपको दिया है, पहले तो ए सेट को सॉल्व कर लेते हैं। बोला ए सेट में अंदर जो आपके एक्स है वो रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, रियल नंबर मतलब सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट आल्सो। और बोला है कि एक ग्रेटेज इंटीजर x+3 और ग्रेटेज इंटीजर के अंदर x+4 लेस देन इक्वल टू 3 के बराबर है। अच्छा, तो मैंने तो ये समझा कि कभी भी अगर मैं ग्रेटेज इंटीजर के अंदर कोई भी इंटीग्रल वैल्यू रखता हूं तो उसे तो मैं आसानी से बाहर निकाल सकता हूं। तो फिर मैंने समझा इसे मैं यूं लिख सकता हूं ग्रेटेज इंटीजर ऑफ x+3, इसे मैं यूं लिख सकता हूं ग्रेटेज इंटीजर ऑफ x+4 लेस देन इक्वल टू 3। तो कैन आई सिंपली राइट इट लाइक 2 टाइम ग्रेटेज इंटीजर लेस देन इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल करो, -4 यहाँ पे लिख दो। फिर कैसा हो जाएगा, ग्रेटेज इंटीजर इज लेस देन इक्वल टू -2। अच्छा, वो सारी वैल्यूज जिनका ग्रेटेज इंटीजर -2 से छोटा होता है, कौन सी होती है पहले तो दिमाग लगाओ। वो सारी वैल्यू जिनका ग्रेटेज इंटीजर -2 से छोटा होता है, वो कौन कौन सी वैल्यू होती है वो भी आपको बता देते हैं। कभी भी अगर कहीं पे कोई मैथ्स में डाउट आता है ना, तो एग्जांपल लेके कर लिया करो। मैंने रखा -2.3, तो मैंने देखा इसका ग्रेटेज इंटीजर -3 होता है। मैंने रखा -1.3, मैंने देखा इसका ग्रेटेज इंटीजर -2 होता है। अच्छा, यानी कि यार -1.3, अच्छा फिर मैंने -1.1 की तरफ गया, मैंने देखा इसका ग्रेटेज इंटीजर भी -2, फिर मैं -1 की तरफ गया, इसने बोल दिया नहीं 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 नहीं, मेरा ग्रेटेज इंटीजर तो -1 होने वाला है। तो यानी कि -1 से जितनी भी वो उधर की सारी वैल्यू होंगी, उन सबका ग्रेटेज इंटीजर -2 से या तो छोटा होगा या -2 के बराबर होगा। कैन आई सिंपली से दैट कि अगर मेरे को कहीं पे ऐसा बोला है ग्रेटेज इंटीजर ऑफ x -2 से ये बराबर है या छोटा है, तो कैन आई सिंपली राइट कि जो मेरा x होगा वो -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक होगा। कोई बड़ी बात नहीं, आपको भी फील आ गया होगा। ठीक है, तो पहले वाला जो ऑप्शन है उसमें जो मेरा x है वो कहां से कहां तक जा रहा है, -इन्फिनिटी से -1 तक जा रहा है। अब मैं बी सेट की बात कर लेता हूँ। बी सेट में पहले से लिख लेते हैं क्या लिखा है, अजीब सा, एक बार मैं भी समझ लेता हूँ क्या लिखा है। 3x और ब्रैकेट में लिखा है समेशन
इफ आई एम नॉट रॉन्ग आर इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और फिर उसके अंदर क्या लिखा है 3 अपॉन ओके 10 की पावर 8। शायद डरा देगा ये क्वेश्चन बच्चों को पेपर में, पर यकीन मानिए इफ यू नो द कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, देन यू आर आल्सो एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और इस पूरे की पावर भी दी है, ओ माय गॉड, x माइनस 3, और बोला है लेस देन इक्वल टू 3 की पावर में माइनस 3x, ऐसा कुछ बोल दिया इनने, बस डरा दिया आपको सिंपली। चलो तो पहले तो इसे कोड करते हैं, इसका डिकोड करते हैं, सॉरी कोड क्या करेंगे, डिकोड करते हैं इसे। डिकोड मतलब कि क्या बोलना चाह रहा है उसे समझते हैं। तो पहले तो इसने बोला है कि समेशन आर इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ चीज जा रही है, तो देख लेते हैं वो बन क्या रहा है पहले तो वो ब्रैकेट के अंदर बनेगा और उसकी पावर x माइनस 3 अभी भी रहेगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी ट्राई करते रहो, साथ साथ ट्राई करते रहो। अगर आप इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करो, खुद एक बार ट्राई करो, यकीन मानिए अगर आपने इसे कर लिया तो भाई आपको इतनी ज्यादा खुशी होने वाली है। अगर मैंने बता दिया तो इतनी खुशी नहीं होगी आपको, जितनी खुशी कब होगी जब आप इसे खुद करेंगे, ठीक है। चलो आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो क्या होगा पहले तो ये बताओ, 3 अपॉन 10 होगा भाई, यहाँ 2 रखूंगा 3 का स्क्वायर होगा, ये 1 अपॉन 3 की पावर क्यूब होगा, ये कहाँ तक जाता रहेगा सिलसिला इन्फिनिटी तक, और इसकी पावर x माइनस 3 रहेगी लेस देन इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3x। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन आपके साथ थी। अच्छा मैंने देखा 3 जो है वो सबसे कॉमन आ रहा है, तो कैन आई से डैट कि जो ये हो जाएगा 3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचता है आप पे 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर 1/10 का क्यूब। ओके ओके ओके, इसे देख के ही मुझे ऐसी फील आ चुकी है कि क्यों ना ये अंदर जो बन रहा है इसे जीपी की तरह समझे। अगर हम जीपी समझे, कैसे जीपी, क्योंकि जीपी का मेरे को इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला पता होता है। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी साथ में लिखा लेते हैं। अगर कोई एक जीपी है जो कैसी है, ए आर स्क्वायर ए आर डैश डैश इन्फिनिटी तक जा रही है, उसका एसएन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। पहली टर्म को लिखो 1 अपॉन में क्या करो 1 माइनस आर, आर इज नथिंग बट द कॉमन डिफरेंस एंड द कंडीशन इज दैट मॉड ऑफ आर मस्ट बी लेस देन 1, देन एंड ओनली इट इज पॉसिबल कि वो इन्फिनिटी तक जाएगा। ये आपको बेसिक पता होगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि वो आपका लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी वो इन्फिनिटी तक चीजें जाएगी, ठीक है। वेरी गुड। अच्छा ये तो मैं क्या लिख सकता हूँ सिंपली, इसे मैं यूं लिख सकता हूँ क्या 3, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लग सकता है पर यकीन मानिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आसान से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया ए अपॉन 1 माइनस आर, ए मतलब कि 1/10, 1 माइनस 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर इज नथिंग बट 1/10। अच्छा इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी x माइनस 3, और लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। अच्छा तो ये तो अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ 3 की पावर x, इसे मैं पावर इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, 9th की अलजेब्रा के कंसेप्ट लग रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, इसे सॉल्व कर लेते हैं 1/10, और 1 माइनस 1/10 कितना होता है 10 माइनस 1, दैट इज नथिंग बट द 9/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1/9 आ जाएगा सिंपली। तो कितना हो जाएगा ये 1/9 की पावर क्या हो जाएगा x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 3 की पावर 3x, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा अगर बेस सेम है तो पावर ऐड कर लो, बेस सेम है तो पावर ऐड कर लो, ठीक है। और इसकी पावर क्या है 3 की पावर माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना -2 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड। तो 3 की पावर में हो जाएगा 2x माइनस 3, और इसका बेस क्या हो जाएगा -2x प्लस 6 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3 की पावर में -3x, ठीक है। फिर से बेस सेम है, पावर ऐड कर लो, तो -3 -2x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 3 की पावर में -3x। सिंपल कैलकुलेशन, 2 से 2 कैंसिल करो, 3 की पावर में कितनी हो जाएगी 3 लेस देन इक्वल टू 3 की पावर में -3x। अब आपको फील आना चाहिए ये क्वेश्चन देखते ही, क्योंकि भाई 3 की पावर में कुछ रखा है, 3 की पावर में कुछ रखा है दोनों की पावर में। अब ये वाला राइट वाला बड़ा हो जाएगा, कब बड़ा होगा जब उसकी पावर बड़ी होगी। तो कैन आई सिंपली से दैट कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपका 3 जो होगा अगर वो 3 से बड़ा हो जाए, देन एंड देन ओनली दिस इनइक्वालिटी विल सेटिस्फाई। ओके अब मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो अगर मैं -3 से -1, अच्छा पहले 3 से डिवाइड कर लो, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू -x, एक एक स्टेप लिखा रहा हूँ ताकि किसी भी स्टेप में डाउट ना आए। माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ x -1 से छोटा होगा, अगर x -1 से छोटा होगा तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ x माइनस इन्फिनिटी से -1 तक होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। x -1 इन्फिनिटी से लेके -1 तक होगा। अब ये मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ पहले तो ये बताओ, ये मैं कर रहा हूँ सेट बी के लिए सॉल्व, कि जो बी सेट के अंदर जो x छुपा है वो कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक। जो बी सेट है आपके पास, इतना लंबा चौड़ा है जो क्वेश्चन है, इसमें जो आपका बी सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट है आपके वो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक छुपे,
ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक छुपे हैं। और जो ए सेट है जब मैंने सॉल्व किया था आपको याद होगा, इसके अंदर भी एलिमेंट माइनस एक्स इन्फिनिटी से लेके -1 तक छुपे हैं। तो कहना है सिंपली से डेट कि यार ए सेट और बी सेट के अंदर जो एक्स छुपा है, जो उसके एलिमेंट छुपे हैं, दोनों बराबर है। पहले वाले केस में भी मेरा माइनस इन्फिनिटी से -1 तक आया था जब मैंने ए सेट के लिए सॉल्व किया था। जब मैंने बी सेट के लिए सॉल्व किया तभी भी जो मेरा एक्स है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक आया। देखो पहले वाले के लिए सॉल्व किया, याद होगा आपको, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक आया। दूसरे वाले के लिए सॉल्व किया तो वो भी आपका माइनस इन्फिनिटी से -1 तक आया। तो कहने सिंपली सेटेड कि जो मेरा ए सेट है वो बी सेट के बराबर हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन और रिगार्डिंग एनी कंसेप्ट ऑफ द मैथमेटिक्स और इन द फंक्शन और एनी ऑफ द चैप्टर, देन जस्ट आस्क टू मी, फील फ्री टू आस्क। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को हम फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। अगले वाले लेक्चर में हम और बहुत सारी पर्टिकुलर इस चैप्टर पे बेस्ड प्रॉब्लम को रखने वाले हैं। और अगर अभी भी आप हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुए हो तो प्लीज आप ज्वाइन हो जाओ। आपके लिए एक होमवर्क की भी मैं प्रॉब्लम दे देता हूँ, और अगले वाले लेक्चर में सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा यही होने वाला है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, जनवरी 2023 का क्वेश्चन है, 8 अप्रैल का शिफ्ट 2 के लिए आपके लिए होमवर्क है बच्चों। और इसको जल्दी से क्या करो, आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसकी पिक्चर मुझे टेलीग्राम पे ग्रुप में भेजो। देखते हैं जो इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करेगा उस बच्चे के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। जल्दी से टेलीग्राम पे इसका सॉल्यूशन भेजो, और सॉल्यूशन मस्ट बी योर ओन हैंड राइटिंग, ऐसे नहीं कहीं से कॉपी पेस्ट करके भेज दिया, ये आपको खुद भेजना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू।